यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज क्रीप। तो हम क्रीप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट मैं जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ उसके बारे में, प्रॉपर्टी नहीं मतलब पैरामीटर को हम डिफाइन करेंगे कि क्रीप बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर क्रीप का अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो चलिए डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो क्रीप क्या है आपके पास, इट इज द permanent deformation, it is the permanent deformation under long term sustained loading, under long term sustained loading with the passage of time, with the passage of time is called creep, is called creep। अब इसका मीनिंग क्या है, तो मैंने आपको बताया कि आपके पास इट इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर लॉन्ग टर्म सस्टेन लोडिंग। इसका मतलब ये है, अगर मैं बेसिकली अगर मैं समझाऊं आपको तो चलिए अपन यहाँ पर इसके बारे में पूरा ग्राफ से आपको मैं समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टोटल स्ट्रेन, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, टोटल स्ट्रेन, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम और स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। अलग अलग टाइम पे आपके पास जो स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम डील करेंगे कि कैसे क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, लॉन्ग टाइम यहाँ पर सस्टेन लोडिंग लगी। मतलब इसके बारे में अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, देखिए जैसे आपके पास एक आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लोड लगा रहा हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस पे मैं, चलिए थोड़ा बड़ा बना देता हूँ स्ट्रक्चर को, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लोड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर यूनी एक्सियल मैंने लोड लगाया तो आपके पास क्या होगा, ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है। तुरंत क्या होगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, कंप्रेस होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, मतलब यहाँ पर डिफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पर लोड लगाया, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अब क्या हो गया, इधर ये क्या हो गया, आपको यहाँ पर डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिल गया तुरंत है ना, इंस्टेंटेनियस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोड लगाए हो तुरंत क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास स्ट्रेन आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया, मतलब स्ट्रेन आ गया। तो ये क्या हो गया, ये इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस क्या देखने को मिल गया, यहाँ पर डिफॉर्मेशन देखने को मिल गया, मतलब वहां पर स्ट्रेन आपके पास आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने जो लोड लगाया तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेन आया, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं जैसी लोड हटा दूंगा, ठीक है, जैसी मैंने लोड हटाया तो ये वाला जो स्ट्रक्चर जो था ये वापस क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ पर 0 है। ये जो स्ट्रेन आया है ये कैसे आपके पास, ये इलास्टिक स्ट्रेन आया है। मतलब आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा रबर है, ठीक है, रबर को मैं जैसे ही खींचा तो आप देख सकते हो कि वो क्या होगा, उसमें अंदर लेंथ में चेंजेस आएगी, डिफॉर्मेशन होगा, खींचा उसका चेंज शेप क्या हुआ, वहां पर चेंज हुआ। जैसे ही मैंने छोड़ा लोड, जैसे ही मैंने हटाया वो वापस क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही मैं एक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लगाया हूँ, तो ये क्या हो गया, पहले यहाँ पर इसमें चेंज आया, जैसे ही मैं लोड हटा दूंगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में चले जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये तुरंत आया है, टाइम t=0 पे आया है। ये जो स्ट्रेन है ये इंस्टेंटेनियस है, ये जो स्ट्रेन है ये कैसे आपके पास इलास्टिक स्ट्रेन है, क्लियर है। लेकिन मैं लोड हटा नहीं रहा हूं, मैं ये जो लोड जो लगा हुआ था ना, जो शुरू में जो लोड लगा हुआ था, ये जैसी चेंज आया तो ये लोड को मैंने हटाया नहीं, ये वाले लोड को मैंने रहने दिया वैसा का वैसा ही काफी लंबे टाइम तक। काफी लंबे टाइम तक मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर लॉन्ग टाइम सस्टेन्ड लोडिंग। सस्टेन्ड लोडिंग मतलब आपने जो लोड लगाया है वो लोड को आपने हटाया ही नहीं, उसको सस्टेन्ड रहने दिया, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए, अभी जो तुरंत जो यहाँ पर जो चेंज इन जो शेप हुआ यहाँ पर साइज में, मैंने इसके बाद भी मैंने लोड रहने दिया, हटाया नहीं, और काफी लंबे टाइम तक, मतलब अभी ये तो t कितना 0 तुरंत की बात किया था, काफी लंबे टाइम तक, मतलब इन्फिनिटी अगर मैं ले लिया तो क्या यहाँ पर ये जितना डिफॉर्म होने के बाद जो शेप था ये इतना ही रहेगा कि और थोड़ा सा कम हो जाएगा, सोच के देखिए।
तो यहाँ से क्या होगा आपके पास कि आप अगर देखोगे तो अगर सस्टेन लोडिंग रखोगे तो यहाँ से आपको जो शेप होगा, इसका जो साइज होगा वो और क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो आप ये जो देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो आपके पास, अगेन आपके पास क्या हो गया, स्ट्रेन आ गया है, और इस स्ट्रेन को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा क्रीप स्ट्रेन। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला क्रीप स्ट्रेन। मतलब आप तुरंत पहले तो जैसे ही आपने कंप्रेस किया तुरंत आपके पास क्या हो गया, डिफॉर्मेशन आ गया, स्ट्रेन आ गया। लेकिन अब बाद में अगर आप देख रहे हो कि मैंने यहां पर t इक्वल्स टू मैं इन्फानाइट कर दिया, मतलब मैं एक बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहा हूं। ये क्या था आपके पास, t इक्वल्स टू 0 था, तो काफी लंबे टाइम तक अगर मैंने इस लोडिंग को अगर मैंने सस्टेन्ड रखा, मैंने लोडिंग को हटाया नहीं काफी लंबे टाइम तक, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपको उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको फिर अगेन देखोगे तो वहां पर जो यहां पे जो डिफॉर्मेशन जो आया था उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा डिफॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्रीप स्ट्रेन। और ये कब होता है, जब हम लोडिंग कैसे रखें, हम यहाँ पर सस्टेन्ड लोडिंग रखें। कब तक रखें, जब एक थोड़ा सा हम इसको लॉन्ग टर्म यहाँ पर लोडिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्या आपके पास क्रीप स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर आप देख लीजिए, जैसे कि आपके घर पे जैसे आप देख सकते हैं कि हम वहां पर कैसे लगाते हैं, जैसे कपड़े वपड़े सुखाने के लिए हम वहां पर रोप को टाई करते हैं, रस्सी लगाते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कपड़े को हम डाल देते हैं, गीले कपड़े को। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे पहले अगर आपके पास रोप ऐसी कैसी थी, एकदम कंप्लीट स्ट्रेट रोप थी, जैसे आपने कपड़े वहां पर लगाया तो क्या हो जाएगा, रोप में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाएगा। क्लियर? तुरंत डिफॉर्मेशन दिखेगा। ऐसा नहीं है कि कपड़े डालने के बाद भी आपके पास रोप स्ट्रेट की स्ट्रेट है, ऐसा नहीं है। भले ही हो सकता है थोड़ा सा डिफॉर्मेशन दिखे, हो सकता है बहुत ज्यादा रोप जो है वो नीचे क्या हो जाए आपके पास थोड़ा सा बेंड कर दे, तुरंत डिफॉर्मेशन आ गया। मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो रोप जो है वहां पर क्या हो गया, आपको थोड़ा सा आप देख सकते हो वो थोड़ा सा सैग कर गई, जो रोप है आपके पास थोड़ा सैगिंग आ गया उसमें। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं वो जो कपड़े मैंने जो डाला हूं वो मैं टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप वो कपड़े को उठाए ही नहीं उसके बाद में, ठीक है, वो कपड़ा वहां पर रह गया, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे लंबे टाइम की बात कर रहा हूं। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि जब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जितना सैगिंग आया था उस रोप में, और मैं अगर 6 महीने बाद 1 साल बाद अगर मैं सेम कंडीशन रखा मैं उस कपड़ों की, तो मेरे को बताइए कि जो सैगिंग जो उस टाइम जो आई थी रोप में और जो 1 साल बाद जो सैगिंग जो और जो थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो सैगिंग दोनों सेम रहेगी क्या? नहीं। अगर आप 1 साल बाद देखोगे तो जो बेंड जो हुई थी रोप वो और थोड़ा सा क्या होगा आपको देखने को मिलेगा कि वो थोड़ा और ज्यादा क्या हो गई है, वो सैग कर गई है। तो अब यहां पर जो डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिला ना, इस वाले डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इस वाले डिफॉर्मेशन को बोलते हैं क्रीप डिफॉर्मेशन या फिर क्रीप स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है आपके पास लॉन्ग टर्म सस्टेन लोडिंग के बारे में बात करेंगे, तो ये वो है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, तो ये तो हो गया आपके पास इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन और क्रीप स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर मैं ग्राफ में अगर मैं समझूं, अगर मैं इसको ग्राफ में समझूं, तो ये क्या है मेरे पास, सबसे पहले मैं टाइम t इक्वल्स टू 0 पे लिया, टाइम इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 पे लिया, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि मुझे यहां पर तुरंत मेरे को यहां पे देख रहा हूं कि मुझे यहां पे तुरंत क्या दिख रहा है, मुझे इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मुझे इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन यहां पर डेवलप हो रहा है, तो मेरा ग्राफ आगे जाएगा ही नहीं, मेरा ग्राफ इसी में क्या हो जाएगा, मेरे को यहां पर पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, तो यहां से क्या होगा, ये थोड़ा कम होते जाएगा, ये थोड़ा क्या होता जाएगा, यहां पर साइज और कम होते जाएगा, मतलब स्ट्रेन क्या होगा, बढ़ते जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, मेरे पास बढ़ते जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर आप देखोगे, अगर मैं रेट की बात करूं तो आप देखोगे कि यहां पर शुरू में क्या होगा, जैसे आप यहां से इंफिनिटी की तरफ मूव करोगे ना, तो शुरू में आपको डिफॉर्मेशन जो होगा वो जल्दी डिफॉर्मेशन होगा, मतलब ये यहां से थोड़ा स्पीड डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन जैसे एंड में जाओगे तो डिफॉर्मेशन की जो रेट है वो थोड़ा कम होते जाएगी। ठीक है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड, मैं यहाँ पर रेट की बात कर रहा हूँ, तो मतलब उसकी
मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ कि जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगा और एंड के पीरियड में अगर आप देखोगे तो बहुत लेस वहाँ पर डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इसी कारण अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो यहाँ पर और यहाँ के स्लोप में आपको देख रहे हो कि स्लोप कैसा होते जा रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब रेट जो है वो क्या हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या होते जा रहा है, रेट डिक्रीज हो रहा है। मतलब रेट मतलब स्लोप की बात कर रहा हूँ, उसकी जो इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ क्रीप के डिफॉर्मेशन के आने की, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए ये वाला जो ग्राफ है वो कैसा बना मेरा, यहाँ से यहाँ तक बना, ठीक है। तो स्टार्टिंग का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्या है मेरा, शुरू से ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। सिमिलरली अगर मैं यहां से ऊपर की बात करूंगा, ये जो मैक्सिमम जो आया है ये क्या है मेरे पास, दिस इज, ये क्या बोलूंगा मैं, दिस इज क्रीप स्ट्रेन। ये क्या है मेरे पास, दिस इज क्रीप स्ट्रेन। समझ में आया, इतना समझ में आया क्या हुआ है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे तुरंत, मतलब बिना कोई टाइम पे ही आपके पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर आपके पास तुरंत क्या हो गया, आपके पास स्ट्रेन आ गया, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन आ गया। लेकिन जब मैं इन्फिनिटी की तरफ मूव किया, बहुत टाइम के लिए मैं लोड को हटाया नहीं और काफी टाइम बाद चेक किया तो थोड़ा सा स्ट्रेन वहां पर और देखने को मिल रहा है विदाउट अप्लाइंग एडिशनल लोड, उसी सस्टेन लोडिंग में ही आपको यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको यहाँ पर और स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सिंस ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा गया है, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो लोड जो लगा हुआ था, ठीक है, लोड जो लगा हुआ था तो यहाँ तक अंडर सस्टेन लोडिंग और ज्यादा कंप्रेस हो गया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो लोड है उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, जो लोड जो लगा हुआ था मैं क्या कर दिया, मैंने वहां पर रिमूव कर दिया। तो मैं जैसे ही रिमूव किया, लोड यहां पर जो लगा हुआ था मैं जैसे ही रिमूव किया, मेरे पास तुरंत क्या होगा, जैसे ही मैं रिमूव करूंगा स्ट्रक्चर तुरंत क्या होगा, वहां पर एक इंस्टेंटेनियस क्या होगा, वहां पर रिकवरी होगी, ठीक है। वहां पर क्या होगा आपके पास, एक इंस्टेंटेनियस क्या होगा, यहां पर आपके पास आप देखोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, इंस्टेंटेनियस आपको क्या मिलेगी, रिकवरी देखने को मिलेगी, क्लियर है। जैसे ही आप लोड हटाओगे, इस कंडीशन के बाद आप जैसे ही लोड हटाओगे ना तो आपको यहां पर तुरंत क्या होगा, स्ट्रक्चर थोड़ा वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरा तो आ नहीं पाएगा ऑब्वियसली। पूरा अगर आप बोलोगे यहां पर अटेंड कर लेगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चांस ही नहीं है, क्योंकि अब ये क्या हो गया, ये एकदम प्लास्टिक रीजन में की तरफ चले गया, ठीक है, ये इलास्टिक रीजन में रहा नहीं, इन इलास्टिक रीजन की तरफ मूव हो चुका है। लेकिन ये फिर भी कोशिश करेगा कि वापस अपनी शेप में थोड़ा सा आने की कोशिश करेगा। तो जो तुरंत जो रिकवरी हो रही है वो क्या होगी, वो होगी हमारी इंस्टेंटेनियस रिकवरी। तो यहां पर जैसे ही मैंने लोड हटाया, जैसे ही मैं लोड हटाया तो ये तुरंत स्ट्रक्चर के जो स्ट्रेन है वो तुरंत क्या होगा, आपके पास वापस रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन जो है वो वापस क्या हो जाएगी, उसमें थोड़ी कम आएगी, इसको मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस रिकवरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पर ये जो लोड जो इंस्टेंटेनियस जो आया उसके बाद मैंने लोड वगैरह लगाया ही नहीं, अब मैं लोड को रिमूव ही कर दिया था इसके बाद। तो अब ये धीरे धीरे, ठीक है, अब यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू जो भी आपके पास ये वाला जो टाइम था, उसी टाइम पे ये वाला जो टाइम था उसके बाद टाइम t इक्वल्स टू 0 पे तुरंत क्या होगा, थोड़ा सा रिकवर किया जैसे मैंने लोड हटाया, और जैसे ही लोड हटा हुआ रहेगा आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा ये क्या करेगा, वापस अपने रिकवर करने की ये और कोशिश करेगा। तो ये वाला अगर मैं बात करूं तो ये जो होगा, ये क्या होगा आपके पास, दिस विल बी योर क्रीप रिकवरी, ठीक है। लेकिन अभी भी ये वापस अपने पूरे शेप में नहीं आ पाएगा यहां से, लेकिन थोड़ा सा ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे टाइम के साथ क्या करेगा, ये और ज्यादा क्या करेगा, रिकवर होने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्रीप रिकवरी बोलूंगा, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा ग्रेजुअल रिकवरी। मतलब ये टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये वापस अपनी शेप को कोशिश कर रहा है कि वापस अपनी शेप में आने की, ठीक है। बट ये उतना तो आ नहीं पाएगा, तो ये थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, ये रिकवर करते जाएगा। तो इसी के लिए हम ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम क्रीप के बारे में समझते हैं कि क्रीप का स्ट्रेन और क्रीप की रिकवरी के बारे में भी बात करते हैं, क्लियर है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल स्ट्रेन मेरे पास जो आया वो कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, अब आफ्टर रिमूविंग लोडिंग। तो ये जो होगा इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा रेसिडुअल स्ट्रेन। रेसिडुअल स्ट्रेन मतलब नेट जो स्ट्रेन आया है, मतलब शुरू से, मतलब इस पॉइंट से लेकर
आखिरी में हमने जो हटा दिया है, अगर मैं नेट स्ट्रेन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, आफ्टर यहाँ से पूरा मूव करते हुए जो आया है नेट, जो उसमें जो स्ट्रेन आया है वो क्या हो जाएगा आपके पास, रेसिडुअल स्ट्रेन हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो क्रीप की अगर मैं बात करूं तो क्रीप क्या आपके पास, इट इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड लोडिंग। लोडिंग को रिमूव नहीं करना है, ठीक है, लोडिंग को रिमूव नहीं करना है। लोडिंग जितना आप रखे हो यहाँ पर, उसी लोडिंग के अंदर जो यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रेन और आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रीप बोलेंगे। क्लियर है? फिर बाद में अगर आप हटाओगे तो रिकवरी के बारे में एडिशनल मैंने थोड़ा सा बताया, बट एक्चुअली क्रीप किसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, क्रीप कहेंगे। क्लियर है? तो क्रीप समझ में आया। तो यहाँ पर अगर मैं क्रीप स्ट्रेन के बारे में बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर क्रीप स्ट्रेन के बारे में बात करूँ तो समझ में आया क्रीप स्ट्रेन क्या है आपके पास, दिस विल बी योर क्रीप स्ट्रेन। अब अगर मैं इसके पहले हमने देखा था जैसे कि लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के बारे में जैसे हमने बात किया था, ठीक है, लॉन्ग टर्म हमने लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के बारे में बात किया, तो यही क्या था आपके पास, EC/1 + थीटा, ये मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे जो थीटा होता है ये क्या बताया था मैंने, ये होता है आपके पास क्रीप कोएफिशिएंट। ये क्या होता है आपके पास, क्रीप कोएफिशिएंट। तो अगर मैं थीटा की बात करूँ, क्रीप कोएफिशिएंट की बात करूँ तो ये क्या होता है आपके पास, दिस विल बी अ क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, दोनों के रेशियो को, मतलब ये वाला जो क्रीप स्ट्रेन जो आया है, ये वाला जो क्रीप स्ट्रेन आया है और ये वाला जो इलास्टिक स्ट्रेन आया है, मतलब इंस्टेंटेनियस जो स्ट्रेन आया है, उसी के जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्रीप कोएफिशिएंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रीप कोएफिशिएंट। तो क्रीप कोएफिशिएंट के अलग अलग वैल्यूज होते हैं। ठीक है, क्रीप कोएफिशिएंट के अलग अलग वैल्यूज होते हैं, ये वाले वैल्यू आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेज के बारे में बात कर लेता हूँ या फिर मैं उसके एज के बारे में बात कर लेता हूँ। दिस विल बी योर एज एंड दिस विल बी योर थीटा। ठीक है, तो जैसे ही आपका कॉन्क्रीट अगर आप 7 डेज के बाद देखोगे, 7 डेज के बाद देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा की जो वैल्यू होगी उसको हम लेते हैं 2.2। सिमिलरली जब आप 28 डेज के बाद जो देखोगे तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 1.6। और अगर आप 1 ईयर के बाद देख रहे हो, अगर आप 1 ईयर के बाद देख रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1.1। ये वाला जो आपको वैल्यूज मिली है, ये सब वैल्यूज कहाँ पे है, ये आपको कोडल प्रोविजन में आपको बताया गया है, IS 456/2000। ठीक है, ये क्या बताया मैंने कि जो थीटा की जो आपके पास जो वैल्यू है वो 7 डेज में कितना हो जाएगा, 2.2, 28 डेज में कितना हो जाएगा 1.6 और 1 ईयर में कितना हो जाएगा 1.1। जितने भी आपके पास JEE AE के एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, वहां से आपको थीटा का जो ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार देखने को मिला है। सीधा सीधा बोलेगा कि आपको 28 में बताइए कि आपको जो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि 1.1 है कि 1.6 है कि 2.2 है। ठीक है, ये आपके पास जूनियर इंजीनियरिंग जो पेपर होते हैं या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह जो होते हैं, ऐसे टाइप के पेपर्स में आपको यहाँ पर थीटा वीटा के बारे में आपको यहाँ से काफी बार देखने को मिला है। जो भी IS कोड का जो भी स्पेसिफिकेशन होता है ना, जो कोडल प्रोविजन जो होते हैं, जैसे कि ये टेबल, अब ये टेबल आपके पास एम्पेरिकल तो है नहीं कि ये मैंने 2.2 ही क्यों आया, 2.5 क्यों नहीं आया, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि ये क्या आपके पास कोडल प्रोविजन है, ये यहाँ पर IS कोड ने स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, अपने उससे पूरा जो अपने इंडियन स्टैंडर्ड जो बनाया उसमें आपको दिए गए हैं, तो वहां पर आपको ये सब वैल्यूज जो होते हैं, जितने भी कोडल प्रोविजंस होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह के एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर 7 डेज में जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 2.2 है, लेकिन 1 ईयर में वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास, 1.1 है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रेट जो है ना आपके पास, क्या बोलते हैं, क्रीप स्ट्रेन का आपके पास जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या हो रहा है आपके पास, रेट डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहां से अगर आप मैं स्लोप की बात करूंगा, ठीक है, यहां से मतलब मैं स्लोप की बात करूंगा, तो आप ये देखिए यहां पर ये वाला जो स्लोप है ना, ये वाला जो स्लोप आपको दिख रहा है, ये वाला स्लोप बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो इसकी जो स्लोप है वो क्या है आपके पास, बहुत कम है। तो अगर मैं रेट की बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप जो रेट जो है, रेट मतलब स्लोप की बात करूं मैं ग्राफ के, तो रेट जो है वो शुरू में टाइम के
शुरू शुरू में क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे टाइम बढ़ते जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज होते जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अभी टाइम कम है, सिर्फ 7 डेज है, तो आप यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर मैं 1 ईयर में देखूंगा तो जो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या दिख रही है आपको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम दिख रही है। तो जो भी आपको एज जो भी दिया रहेगा, ये 3 में से ही दिया रहेगा, इसके बाद अलावा कोई रहेगा नहीं। अगर लॉन्ग टर्म अगर आपको बोला है, जैसे 1 ईयर में बोला है, तो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 1 + 1.1। तो ये आपके पास फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अगर इसमें अगर 1 ईयर के बाद बोलेगा तो ECL कितना हो जाएगा आपके पास, 5000 √ FCK अपॉन 1 + 1.1। अगर आपको 1 ईयर में दिया होगा तो FCK जो भी ग्रेड होगा वाली वैल्यू पुट कर देना, M25 M30 जो भी है, तो आपको यहाँ से ECL की आपको वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास लॉन्ग टर्म इफेक्ट, किसके लिए, क्रीप के लिए। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं श्रिंकेज की बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं श्रिंकेज की बात करूं तो श्रिंकेज भी क्या आपके पास प्रॉपर्टी है कंक्रीट के अंदर। सिमिलरली लॉन्ग टर्म में आपके पास श्रिंकेज का भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा एडवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर मैं श्रिंकेज की बात करूं तो इट इज द decrease in the volume of concrete, decrease in the volume of concrete due to the removal of moisture, due to आप बोल सकते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, ड्यू टू इवेपोरेशन। मतलब आपके पास जो कंक्रीट जो है, देखिए कंक्रीट के अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा। कंक्रीट बनता कैसे, उसमें हम पानी जो डालते हैं उसमें वाटर सीमेंट रेशियो वगैरह हम इसमें मेंटेन करके चलते हैं। तो उसके बाद आपके पास लॉन्ग टर्म के बाद कंक्रीट क्या होता है ना, श्रिंक करने लग जाता है। अगर आप इतना कंक्रीट अगर आप बनाए हैं ना, इतना कंक्रीट अगर आप बनाए तो कंक्रीट क्या हो जाएगा, देखते जाना, वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब वो जो वॉल्यूम जो कंक्रीट जो है वो वहां पर श्रिंक होना स्टार्ट कर देगा। श्रिंक बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर जो भी मॉइस्चर जो रहता है, मॉइस्चर जैसे जैसे ड्राई होते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ड्राई होते जाएगा तो वॉल्यूम क्या होते जाएगा उसके पास, अपने आप वो जो वॉल्यूम जो है वो कम होते जाएंगे। तो बेसिकली श्रिंकेज जो होता है 2 टाइप के होते हैं, एक आपके पास होता है प्लास्टिक श्रिंकेज, दूसरा होता है आपके पास ड्राइंग श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होता है, आप जो कंक्रीट बनाए हैं, ठीक है, आप जो कंक्रीट जो आपने बनाया है, तो शुरू में ग्रीन कंक्रीट मतलब जो एकदम फ्रेश जो कंक्रीट जो प्रिपेयर किए हैं, तो उसके शुरू में ही जो श्रिंकेज आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर मेकिंग द कंक्रीट स्टार्टिंग फेज में ही आपको जो श्रिंकेज देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज। लेकिन अगर मैं ड्राइंग की बात करूंगा तो आफ्टर लॉन्ग टर्म, मतलब जब कंक्रीट ऑलरेडी एक काफी ड्राई हो चुका है, उसके बाद जो वॉल्यूम जो डिक्रीज होने को आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा आपके पास, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग श्रिंकेज, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट आप पॉइंट लिख लीजिए, फॉर डिजाइन पर्पस द value of shrinkage strain is taken as 0.0003, ठीक है। इसका मतलब ये है आपके पास, इसका मतलब ये बोला है कि आपके पास देखिए कंक्रीट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, श्रिंक करते हुए जाएगा। तो अगर कंक्रीट अगर श्रिंक हो रहा है तो मतलब उसके जो डिफॉर्मेशन है वो डिफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है। सिंस वहां पर डिफॉर्मेशन आ रही है तो वहां पर स्ट्रेन इंड्यूस होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, स्ट्रेन इंड्यूस होगा। तो जो श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू को भी हम कंसिडर करेंगे तो उसकी जो वैल्यू लेंगे हम वो कितनी लेंगे, 0.003, मतलब हम यहाँ पर कितना लेंगे, इसका 0.3% को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। अब बोलोगे सर ये है क्या, इसको ना बेसिकली हम जब मैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट जब पढ़ाऊंगा, आखिरी में प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो लॉस जो आ रहा है कंक्रीट में ड्यू टू श्रिंकेज वो कितना आ रहा है।
तब वहां पर मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। अभी बस आप इतना लिख लीजिए कि इसकी जो वैल्यू लेंगे हम कितनी लेंगे, 0.0003, 003 नहीं करना, याद रखिएगा 003 नहीं करना, 0.0003 विल बी द श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ द कॉन्क्रीट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसके बारे में बात की है। आखिरी में अपन देख लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हमने देख लिया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं कॉन्क्रीट के। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको, अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, तो सबसे पहले मैंने किससे डिस्कस किया था, मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से मैंने डिस्कस किया था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपन किससे डिनोट करते हैं, एफसीके से। और मैंने आपको अगर याद होगा तो सबसे पहले मैंने यही बताया था कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉन्क्रीट की। कौन सी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट से ही हम बाकी सारे पैरामीटर्स को ही निकाल लेते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम अलग अलग टेस्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे और उसका जो एफसीके की जो वैल्यू आई है, उस एफसीके की वैल्यू से ही हम बाकी सारे टेस्ट का भी हम वहीं से हम क्या करेंगे, उसको डिराइव कर लेंगे। अलग अलग टेस्ट करने की, परफॉर्म करने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं, तो आपको ये पता है कि कंक्रीट जो होता है वो क्या होता है आपके पास, टेंशन में क्या होता है, वो वीक होता है। ठीक है, टेंशन में वीक होता है ना। और डायरेक्ट अगर मैं बोलूं तो डायरेक्ट ना, अगर कंक्रीट पे अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट करोगे तो बेसिकली वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट क्यों होगा, देखिए कंक्रीट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल है, अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है उसकी, तो कंक्रीट को आप मशीन में प्लेस करोगे और वो क्या करेगा, वो कंक्रीट को पकड़ के वो खींचने की कोशिश करेगा। तो वो वाला टेस्ट जो है थोड़ा सा कंबलसम हो जाता है, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। बेसिकली हम करते क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम उस मशीन में रखते हैं और वहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरी मशीन से उसको क्रश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको पूरा कंप्रेसिव लोड लगा के वो कंक्रीट को क्या करेगा, क्रश करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ से हम उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकाल के हम वहाँ से इसका क्या करते हैं, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो हम वहाँ से डिराइव कर लेते हैं। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ हम निकालते नहीं है। बेसिकली हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की जगह हम सिर्फ जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो लिए हैं उसी से हम क्या कर लेते हैं, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ का हम आइडिया निकाल लेते हैं कि वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के से रिलेटिव टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ टेंसाइल स्ट्रेंथ का, तो अगर मैं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ, तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ concrete will be about 7 to 15% of maximum compressive stress। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस जो आ रही है कंक्रीट के अंदर, मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, वो 7 से 15% ही हो, वो कितना होता है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस के जितना होता है। तो अगर मैं इसको अराउंड हम इसको 10% भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर FT के बारे में बात करूँ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपको FCK/10। ठीक है, तो आप मैं इसलिए यहीं से आप देख लीजिए कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही क्या आपके पास उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसलिए हम कॉन्क्रीट को क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट को हम बोलते हैं कि ये टेंसाइल में क्या होता है, ये वीक होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो बेसिकली टेंसाइल के तो हम कोई टेस्ट परफॉर्म ही नहीं करते हैं, हम पहले ये निकाल लेते हैं, ये निकालना हमें आता है FCK का ही जो 10% या फिर 7 to 15% क्या होता है, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो कितनी है उसकी कॉन्क्रीट ही क्या है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात किया मैंने, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात किया। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट, इसको अपन डिनोट करते हैं FCR से। ठीक है, तो यहां पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, फ्लेक्सचर के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, फ्लेक्सचर के बारे में बात करूंगा, देखिए जब भी आपके पास लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो हम अगर फ्लेक्सचर के बारे में बात करते थे तो मतलब बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बात करो, फ्लेक्सचर मतलब बेंडिंग के बारे में बात करो, तो FCR की जो वैल्यू होती थी वो कितना होता था आपके पास, आप मॉस में पढ़े होगे, वो कितना होता है आपके पास M/Z। FCR की जो वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी आपके पास, M/Z। कैसे निकाले थे, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता था वो क्या होता था आपके पास, M/I इक्वल्स टू σ/y इक्वल्स टू E/R। ये कहाँ से निकाला मैंने, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, बेंडिंग का फॉर्मूला कहाँ से लिया मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लिया। तो जो सिग्मा जो है ना, यही क्या है, ये है हमारे पास स्ट्रेस, इसको मैं FCR बोल दे रहा हूँ।
ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों कंपेयर किया तो m बाय आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ सी आर बाय वाई। तो एफ सी आर कितना हो जाएगा आपके पास, m y बाय आई, और i बाय वाई क्या होता है आपके पास, z। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m बाय z भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या है आपके पास, देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा इनकेस आपने सॉम नहीं पढ़ा है, तो मैं सॉम का ये टॉपिक है, बेसिकली आप सॉम में समझिएगा, ये जस्ट मैं आपको अभी ऐसे बता दे रहा हूँ। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपके पास, m अपॉन z। z क्या होता है आपके पास, सेक्शन मॉड्यूलस, ये सब पूरा सॉम का टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे पास जब लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ये किसके लिए होता था, जब आपके पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपके पास, लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो वहां पर हम जो फ्लेक्चर का जो फॉर्मूला होता था बेंडिंग स्ट्रेस का, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ रप्चर हम जो निकालते थे, वो क्या होता था आपके पास, m बाय z करके हम निकाल लेते थे। लेकिन हमारे पास अभी कॉन्क्रीट में क्या है, हमारे पास नॉन लीनियर है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास, नॉन लीनियर है। ग्राफ में बताया था स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो कैसा आ रहा था हमारे पास, नॉन लीनियर ग्राफ था। तो यहाँ पर ना IS 456/2000 ने, IS कोड ने सीधा सीधा यहाँ पर बता दिया, उसका भी मैंने क्या बताया था कि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल के ही बाकी सारे स्ट्रेंथ को भी हम उसी से डिराइव कर लेते हैं। तो वहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का जो फॉर्मूला दिया है IS कोड ने, वो दिया है आपके पास 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK, ठीक है। वो कितना दिया आपको, 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK। तो यहाँ से ये ना, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा, ये तो गेट में भी आ चुका है, ES में भी आ चुका है, और असिस्टेंट इंजीनियरिंग वगैरह में तो काफ़ी बार देखने को मिलता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं। गेट में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको यहाँ पर एक ग्रेड दे देगा, जैसे कि मान लीजिए आपको M35 दे दिया या फिर M25 दे दिया, ठीक है, और आपको बोला मॉड्यूलस ऑफ रप्चर बताओ, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 0.7 इंटू अंडर रूट 25। तो कितना हो जाएगा ये 0.7 इंटू 5, मतलब ये कितना हो जाएगा 3.5 MPa। ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला है गेट में, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, FCR इक्वल्स टू 0.7 अंडर रूट FCK, ठीक है। तो समझ में आया। तो हमने यहाँ पर सिर्फ FCK ही निकाला, FCK ही हम जो टेस्ट करते हैं वहां से हमने FCK ही निकाल के, आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हमने निकाल लिया कॉन्क्रीट का। हमने यहाँ पर देख लिया कि मॉड्यूलस ऑफ रप्चर जो आता है कॉन्क्रीट में, उसकी वैल्यू भी कितनी आती है, उसके लिए हमने अलग से कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं किया, हम FCK का ही निकाल के हम यहाँ पर क्या किए, वैल्यू को हमने यहाँ पर प्लेस किया, और हमें क्या मिल गया, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर भी हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर के लिए हम जो स्पेसिमेन अगर लेते हैं, अगर आपको टेस्ट करना ही है तो जो स्पेसिमेन लेते हैं वो हम लेते हैं 700 इंटू 150 इंटू 150 का स्पेसिमेन लेके भी हम उसमें टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं FCT से। बेसिकली क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं, इट इज द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन अ सिलेंडर, ठीक है। और वहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम स्प्लिटिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है F(CT) का, वो होता है आपके पास 2p/π इंटू dt, ठीक है। एक बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए सिलेंडर लिया मैंने, और यहाँ पर क्या करते हैं हम इसमें डायरेक्ट टेंसाइल लोड लगा के हम इसका स्प्लिटिंग चेक करते हैं, ठीक है, कि बीच से यहाँ से ये स्प्लिट हो जाएगा। तो बेसिकली इसका स्प्लिटिंग को चेक करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका FCT का 2p/π dt। बेसिकली FCT जो होता है ये आपके पास 2/3 ऑफ FCR होता है, मतलब जितना आपके पास मॉड्यूलस ऑफ रप्चर जो आया है उसका ये 67% ही रहता है। तो बेसिकली ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं टेस्टिंग की बात करूँ, इनिशियल फील्ड की बात करूँ, तो बेसिकली हम यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, कॉन्क्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, वही सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कॉन्क्रीट के स्ट्रेंथ को डिफाइन करने का। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर निकालिए तो आप यहाँ से स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। ये बेसिकली हम सिलेंडर पे करते हैं, सिलेंडर पे करके हम उसमें टेंसाइल लोड लगा के देखते हैं कि उसकी जो स्प्लिटिंग हो रही है सिलेंडर की वो कितनी हो रही है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो लोड जो लगा है, स्ट्रेस जो आया वो कितना इंड्यूस हुआ है। तो यहाँ से ये सारे जो होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट। तो समझ में आया आपको। तो आज के टॉपिक में आई गेस हमने कॉन्क्रीट के सारे टाइप के पैरामीटर्स को हमने डील कर लिया होगा, चाहे वो जितने भी होंगे,
IS कोडल प्रोविजन जो कंक्रीट के लिए जो भी बेस्ड है वो सब भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज के टॉपिक में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो वो था उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में सबसे पहले मैंने जो बताया था, जो डिज़ाइन स्ट्रेस जो बताया था आपको, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, वो कितना था आपके पास 0.445 FCK। इसको ना एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि जब IS कोड 456 जो डिज़ाइन रिकमेंडेशन देता था उसमें आइडियलाइज्ड कर्व देता था, तो उसमें मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर FCK था, उसके नीचे 0.67 FCK और उसके नीचे 0.445 FCK था। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिज़ाइन जब भी हम करेंगे, एनालिसिस जब भी हम करेंगे सेकेंड वाले मॉड्यूल में जब मैं स्टार्ट करूँगा, तो जब भी मैं उसका जब डिज़ाइन के लिए मैं आपको पैरामीटर्स बताऊँगा तो वहाँ पर मैं हमेशा डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी रखूँगा, मैं वहाँ पे रखूँगा 0.445 FCK। सिमिलर अगर मैं स्ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेन में अगर मैं बताया कि जो मैक्सिमम आपके पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो जनरेट होता है, जो आपको मिलता है, वो कौन से वैल्यू पे मिलता है 0.2% स्ट्रेन में, मतलब 0.002 में आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज 0.0035 में भी आपने देखा था कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंप्रेसिव एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर में आपको कितनी वैल्यू होती है, वो 0.0035। स्ट्रेन में अगर आप देखोगे तो नीचे पे मैंने आपको बताया था वो कितना होता है 0.0035। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये मैं आपका एनालिसिस में यूज करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में। उसमें मैंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बताया। शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, EC इक्वल्स टू 5000 √ FCK। लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ECL इक्वल्स टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा की अपन बात की, वहां पे हमने क्रीप के बारे में समझा। क्रीप क्या होता है आपके पास, लॉन्ग टर्म सस्टेन लोडिंग के अंदर जो आपके पास जो परमानेंट जो डिफॉर्मेशन आता है, जो स्ट्रेन जो आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रीप। ठीक है, तो क्रीप कोएफिशिएंट के बारे में समझा। क्रीप कोएफिशिएंट क्या होता है, क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। उसके हमने अलग अलग वैल्यूज देखा। 7 डेज में कितना था 2.2, 28 डेज में कितना था 1.6, 1 ईयर में कितना था आपके पास 1.1। फिर उसके बाद श्रिंकेज के बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पर स्ट्रेंथ के बारे में देखा, टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर कितना है हमारे पास 0.7 √FCK। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास कंक्रीट का हमने सारी चीज़ हमने अच्छे से देख लिया है। इसके बाद अपन देखते हैं थोड़ा स्टील के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अपन अच्छे से स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन। मॉड्यूल नंबर 2 में जो बताया, मॉड्यूल नंबर 2 सबसे वास्ट भी रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा वहाँ पर पढ़ने के लिए, फॉर्मूलेज वगैरह बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल, आप डिज़ाइन कैसे करोगे एक बीम को, वो सब देखेंगे। लेकिन वो समझने के लिए वहाँ पर जो डिज़ाइन के जो वैल्यूज़ जो हैं वो समझने के लिए कहाँ से लूँगा मैं, सारी चीज़ें मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, ये क्या आपका बेसिक फाउंडेशन आपको समझा रहा हूँ कि जो बेसिक जो कंसेप्ट है कंक्रीट की प्रॉपर्टीज, स्टील की प्रॉपर्टीज, जो डिज़ाइन की जो फिलॉसफीज है वो क्या क्या यूज़ करेंगे, हम ये समझेंगे और ये सारा अप्लाई करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 में, जब मैं आपको डिज़ाइन आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं स्टील को, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 में। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।